अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, गंदम इस वक्त बहुत अहम मरहले में है और आपने मेहनत की है, गंदम काश्त की है, वसाइल खर्च किए हैं, बीज पर पैसे खर्च किए हैं, DAP पर खर्च किए हैं, अब यूरिया पर भी खर्च कर रहे हैं और अब जो है तकरीबन आधा मरहला गुजर गया है, बाकी अब फ्रूट लेने का मरहला है। क्या देखभाल करनी है इस वक्त, गंदम है किस स्टेज पर, क्या चीज़ें जो हैं जो उसे ज़रूरत है, ख़ास तौर पर वो सब कुछ करना है और वो क्या चीज़ें हैं जिनसे एहतियात बरतनी है, ये आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं शहजाद साबिर साहब। आप चीफ़ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं और ज़राअत को बहुत अच्छे अंदाज से समझते हैं। उनसे पूछेंगे गंदम की सूरत हाल का। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मुकर्रब अली साहब। आप ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं, पढ़ाते हैं, तहकीक करते हैं। उनसे भी जानेंगे कि गंदम की सूरत हाल इस वक्त क्या है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। शहजाद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि गंदम की इस वक्त कैफियत है क्या, किस हालत में खड़ी है फसल? जी शुक्रिया मुखर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारी जो गंदम है बहुत ही अच्छी हालत में खड़ी है। उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी है, उसकी लुक बड़ी अच्छी है। ये परेशानी थी कि भाई टेम्परेचर जो है वो नीचे नहीं जा रहा और उसकी वजह से टिलरिंग नहीं हो रही और वो परेशानी ख़त्म हो गई है। जी बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। इसमें हमें वो गंदम जो लोगों ने अक्टूबर में लगा ली थी उसकी टिलरिंग का हमें प्रॉब्लम आया, लेकिन इसके बावजूद उसकी जर्मिनेशन बेहतर थी। अच्छा, हमें जो पैदावार ठीक हुई? जी, पैदावार ठीक आएगी इंशाल्लाह, ठीक आएगी। अब जो गंदम हमारे पास है जो 20 नवंबर से पहले की लगी हुई है, ठीक है, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। इवन जो लोग टाइम पे नहीं लगा सके, ठीक है, वो भी बड़ी अच्छी हो गई है। इसलिए कि फॉग से एक तो उसकी टिलरिंग बड़ी अच्छी हुई है, बड़ी अच्छी हो गई। बड़ी अच्छी फॉग भी तो है। कमाल ही फॉग पड़ी है और सर्दी भी जी, कमाल, जी, जिसको हम तरस रहे थे वो पिछली अगली कसर निकल गई जी सारी। बिल्कुल ऐसी है। और ये सर्दी गंदम के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, और उसकी टिलरिंग बहुत अच्छी हो जाती है, अच्छा, नाली अच्छी बन जाती है। ये दूसरा ये है कि जो वेदर है 4-5 डिग्री रात को होता है, ये ठीक है हमारे? जी बिल्कुल, इसकी टिलरिंग बहुत अच्छी। दूसरा अच्छा, ये ओस पड़ती है ना जी, ओस से दो फायदे होते हैं। एक तो पानी का हमें जो जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा ये है कि ओस से नाइट्रोजन भी ऐड होती है उसमें, जैसे बारिश से नाइट्रोजन ऐड होती है, इसी तरह ओस से भी नाइट्रोजन ऐड होती है। तो ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं। इसका एडवांटेज जो है वो भी डिस्कस करें, लेकिन लेटर स्टेज पे हो सकता है कि अगर ये प्रोलॉन्ग करता है तो हमें विजिलेंट रहना चाहिए। जी जी, उसके डिसएडवांटेजेस आपसे एडवांटेजेस ही पूछ लेते हैं। और ये खुशकिस्मती है, देखें आज इस साल जो गंदम की फसल लगी है ना जी, पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड 1,74,00,000 एकड़ के ऊपर तकरीबन गंदम की फसल ये हमारी मुल्की तारीख का रिकॉर्ड? जी जी, हमारी पंजाब की मुल्की तारीख का रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान पंजाब में आज से पहले इतनी गंदम कभी काश्त नहीं हुई। फिर इसका मतलब पैदावार भी इंशाल्लाह इतनी होगी जी, जो इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। पैदावार ना सिर्फ एरिया के हिसाब से बढ़ेगी, बल्कि जितनी अच्छी क्रॉप इस वक्त कंडीशन है, देखिए सारे प्लस फैक्टर हैं। टाइम पे गंदम लग गई, लोगों ने फास्फोरस पिछले साल से ज़्यादा इस्तेमाल की, ठीक है ना जी, और पानी भी टाइम पे मिल गया और नाइट्रोजन खाद भी टाइम पे मिल गई। ये सारे वो फैक्टर हैं। मिली यूरिया के लिए तो लोग बड़े परेशान। नहीं, मुल्तान में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। जो लोग आगे गिला करते हैं कि यूरिया नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रही, क्या मसला डॉक्टर साहब देखिए, पता क्या है, हमारे पास देखें मुल्तान में कोई 2 लाख फार्मर है। अब 2 लाख फार्मर, हमारे पास डीलर जो है वो ऑलमोस्ट 509 डीलर हैं जो इन सारे 2 लाख, और उनमें भी ऐसी भी वो डीलर जो 300 के करीब हैं जिनको खाद का बिजनेस कर रहे हैं एक्टिवली, जिनको खाद आ रही है, पैसे फैक्ट्रियों को भेज रहे हैं, उनके पास खाद आ रही है। और डेली हमारे पास जो एवरेज खाद आ रही है जिन डीलर के पास, वो 70 से 80 है। अच्छा, यानी जिनके पास एक दिन में खाद आ रही है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा हो सकता है कि रिमोट एरिया में किसी डीलर ने बुकिंग नहीं करवाई या उसकी लेट बुकिंग करवाई है उसकी खाद जो है, तो उस एरिया में हमें कोई हो सकता है प्रॉब्लम हो। लेकिन ओवरऑल पूरे अगर मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी देखते हैं, फसल के ऊपर अगर खाद ना डली हो नाइट्रोजन वाली, तो फसल बता देती है कि इसके ऊपर नाइट्रोजन की खाद नहीं डली। क्या उसके कलर से रंगत से पता चल जाता है। थोड़ी वो पिलाहट होगी थोड़ी, ठीक है, लश ग्रीन है तो इसका मतलब है हाँ जी, डेफिनेटली। तो देखिए
गंदम के खेत में ही आपको एक जगह जहां खाद ना डली हो ना, वहां से ही पता चलता था, उसकी रंगत से पता चल जाता कि इस जगह पे वो मिस हो कद गया। से भी वो अंदाजा हो सकता है कि कद ठीक खड़ा हुआ है, या वो तो काश के अरसे पर है ना जी कि आपने जी कद जो है ना जी गंदम का, वो जो गंदम की फसल 135-40 दिन की है। अब जो गंदम फील्ड में हमारी खड़ी है वो 60 से 70 दिन की है। जब 60 से 70 दिन की फसल हो गई है तो इसका मतलब उसकी नाली बन गई है, और 10-15 दिन के बाद उसका सिटा निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना जी। सिटा जब निकलेगा तो हमने जो ज़मींदार को एडवाइस दी है कि वो नाइट्रोजन की खाद ज़्यादा इस्तेमाल ना करे, जो महकमा रिकमेंड करता है दूसरे पानी के बाद तो बिल्कुल खाद की इसमें बात करते हैं तफसील से करना क्या है। डॉक्टर साहब, ये हमने मौसम का जिक्र किया कि बड़ा अच्छा मौसम रहा, गंदम के लिए बड़ा फेवरेबल है, धुंध है, फॉग की वजह से फ़ायदा हो रहा है, टेम्परेचर कम हुआ, उससे जो है वो टिलरिंग अच्छी हो गई। ये कब तक ऐसे बरकरार रहना हमें सूट करता है? ये भी तो ना हो ना कि इसका अरसा लंबा हो जाए। कब तक हमें सूट करता है गंदम की फसल के हवाले से? जी बिल्कुल सर, इसमें जिस तरह हम देखते हैं कि आज 17 जनवरी है, तो डेफिनेटली इस वक्त जिस तरह अभी डायरेक्टर साहब ने भी बात की कि हमारी जो गंदम की फसल है जो कि 1 नवंबर की काश्त है, वो इस वक्त जो है अपनी गोप की हालत, जिसे हम बूटिंग स्टेज पे कहते हैं, उस पर पहुंचने वाली है। और तकरीबन जैसे गंदम की फसल 80 से 90 दिन की होती है तो ये बूटिंग स्टेज है, और ये बड़ी क्रिटिकल स्टेज है गंदम की अच्छी पैदावार लेने के लिए, क्योंकि बेसिकली इसमें डेफिनेटली हम ये बात कर सकते हैं कि अगला जो 10 से 15 दिन है उसमें हमारी जो गंदम है वो बूटिंग स्टेज पे जो है वो पहुंच जाएगी, और अपना सिट्टा जो है उसको निकालने की स्टेज पे चली जाएगी। उस वक्त हमें कैसा दर्जा चाहिए होता है जो सूटेबल हो? जी उसमें बेसिकली ये है कि जिस तरह ये जो अभी धुंध का सेटअप चल रहा है, तो अगर ये कोई 8 से 10 दिन के बाद ये जो वेव है ये कम हो जाती है और हमें कोई जो है सनी डेज मिल जाते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, क्योंकि इसमें अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहते हैं तो इसमें ये कि फिर जो है हमें जो है रस्ट का प्रॉब्लम जो है वो हमारी जो है ना गंदम उससे इफेक्ट हो सकती है। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे यही रिकमेंड करना चाहिए कि हमें हमारे जो फार्मर्स हैं वो विजिलेंट रहें और अपनी जो गंदम है उसकी जो है डिजीज़ स्काउटिंग भी करते रहे साथ के साथ, कि ताकि जो है ना, क्योंकि ये जब रस्ट आती है स्टार्टिंग में, अगर इसको शुरू में ही हम इसको टैकल कर लें तो ये काफ़ी हद तक जो है ना हमारा ज़िम्मेदार अपने डिजीज़ के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं यील्ड पर, उससे बच सकता है। थ्रेट्स पे बात करते हैं और फिर हमें स्काउटिंग का तरीका भी बता दीजिएगा ताकि लोगों को आसानी रहे। लेकिन ये अगर वेदर इसी तरह कंटिन्यू करता है जी, बरकरार रहता है, तो फिर हमें रस्ट के हवाले से विजिलेंट होना चाहिए, मतलब रस्ट का खदशा बढ़ जाएगा जी। अच्छा, ये जो धूप निकलती है, धूप अगर उसमें शाइनिंग ज़्यादा है तो फिर उसमें रस्ट में कमी होगी, ऐसे जी उसका इम्कान कम होगा। धूप के साथ मॉइस्चर कंटेंट डेफिनेटली, कि इस वक्त धुंध के साथ मॉइस्चर कंटेंट हमारे जो है ना बढ़ रहे हैं। अच्छा। और इसमें सर एक चीज़ और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बड़ा हमारे ज़िम्मेदार दोस्तों को क्रिटिकली देखना है, वो ये है कि हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक वीडीसाइड का इस्तेमाल नहीं किया, जड़ी क्योंकि कंटिन्यूसली साइड पे बात कर लेते हैं। लेकिन ये मैं ये जानना चाह रहा था कि ये अभी जो मौसमी असरात हैं इसको ज़रा देख लें। अगर बारिश होती है तो इस वक्त बारिश जो है वो गंदम की फसल के लिए बेहतर होगी, नुकसानदेह होगी, क्या सूरत है? बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी सर इस स्टेज पे। जैसा कि बताया कि गोप की फसल, गोप की जो है ना जी जो है स्टेज पे हमारी गंदम जो है जाने वाली है। और इस स्टेज पे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। एक तो जो हमें जो नाइट्रोजन की जो लास्ट हमने उसकी जो सेपरेट एप्लीकेशन करनी है, आखिरी डोज है, वो हमें लाजमी इसको अप्लाई करना है। तो उसमें कई दोस्त ऐसे करते हैं कि लेट कर देते हैं, तो 31 जनवरी तक जो है ना हमें कंप्लीट करना है अपनी क्रॉप की स्टेज को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए गंदम की लास्ट सेपरेट एप्लीकेशन को, यूरिया की लास्ट या नाइट्रोजनस खाद की लास्ट एप्लीकेशन को। और सेकंड चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लास्ट एप्लीकेशन को कब तक कर लेना है जी? 31 जनवरी जो है ये इम्पॉर्टेंट डेट है। इस तक हमें या इससे राउंड अबाउट, क्योंकि कुछ हमारी गंदम इस वजह से सर ने बताया कि बहुत कम गंदम है जो लेट काश्त है, इसके लगभग आप कर लें, उसके बाद फिर यूरिया को देने की जरूरत नहीं है। अगर आप देंगे तो फायदा नहीं होगा, नहीं उसका नुकसान होगा। उससे ये होगा कि हमारी लॉजिंग जो है वो ज़्यादा होगी, गिरने का चांस ज़्यादा है। और सेकेंडली सर इसमें यह है कि जहाँ पे नाइट्रोजन लेट इस्तेमाल होती है वहाँ पे एफर्ट का अटैक जो है, जो कि हमें पता है कि सस्ते आ जाता है, वो भी ज़्यादा। एक ब्रेक ले लें फिर इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, गंदम पर आपको आगाही दे रहे हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं गंदम की फसल पर। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साबिर साहब, ये अभी जिक्र हुआ कि आपने यूरिया जो है वो कब तक अप्लाई करनी है,
कि जनवरी के एंड के लगभग सेकंड पानी पे अपनी डोज मुकम्मल कर लें। अच्छा, वो किसी दूसरे पानी के बाद फिर यूरिया देने की जरूरत नहीं है? पड़ी भी है तो फिर भी ना दें, वो पैसे भी जाए करेंगे, नुकसान पड़ी की बात नहीं है। हमारे यहाँ तो यही रिवाज होता है, पानी आ गया तो लगा दो, यूरिया पड़ी है तो खाद डाल दो। असल में पता क्या है, जब यूरिया डालेंगे तो फसल टेंडर हो जाएगी, नरम हो जाती है, ठीक है, ज़रा सी हवा चलेगी वो एक तो लॉजिंग हो जाएगी, ठीक है ना जी। दूसरा ये जब लश ग्रीन हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम ये होता है कि धूप निकलेगी, मॉइस्चर थोड़ा कीड़े के लिए मौसम फेवरेबल होगा तो एफिड का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा। तो ये दो डिसएडवांटेज हैं सेकंड इरिगेशन के बाद या ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल करने के ऊपर। अच्छा, इनसे एहतियात करनी जी जी, इस दोनों चीज़ों से हमें एहतियात करनी चाहिए। एक तो सेकंड इरिगेशन के बाद अगर हम यूरिया देंगे तब भी प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर हम यूरिया एक्सेसिव यूज़ करेंगे, यानी जो रिकमेंडेड है कि एक बोरी पहले पानी पे, दूसरी बोरी दूसरे पानी पे, या उसकी जो उसने फास्फोरस डाली उसके हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से जो यूरिया इस्तेमाल कर रहा है, आधी बोरी, पौनी बोरी, लेकिन सेकंड इरिगेशन के बाद अगर करेंगे तो उसके प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। ठीक है, शहजाद साहब, बाकी चीज़ों में बात करते हैं। ये बताइए कि मौसम का भी कोई थ्रेट हो सकता है अभी फसल पर कि भी ये सस्टेन करता है ज़्यादा अरसा, यही कैफियत, सर्दी ज़्यादा अरसा बरकरार रहती है, बारिशें बिल्कुल नहीं होती, इसके असरात भी मुरतब होंगे? हाँ जी, नहीं, उसके असरात बुखारी साहब इस तरह होंगे कि अगर तो टेम्परेचर लो रहता है और सर्दी प्रोग्राम रहती है तो हमें थोड़ा थ्रेट कम है। अगर यही मॉइस्चर कंटेंट है, यही ह्यूमिडिटी है हवा में और टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी जो स्पोर्स की डिसेमिनेशन के लिए एक आइडियल मौसम होता है, ठीक है ना जी, तो उसमें फिर हमें बड़ा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कि कहीं येलो रस्ट जो हमें 2019 में आई थी, जो 19-20 में येलो रस्ट का थ्रेट एक आया था, तो इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए हमें बड़ा विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर लो है तो स्पोर्स की डिसेमिनेशन जो है ना इतनी रैपिड नहीं होती, लेकिन यूं ही थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करेगा और मौसम क्लाउडी हो तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा ज़िम्मेदार को इसके लिए बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये हम खाद की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि जनवरी के एंड तक जो है इसको कंक्लूड कर लें। इसी तरह पानी की जो सूरत हाल है, दूसरा पानी जो है वो फसल की कैफियत को देख के लगाना है या अरसे को देख के जो है वो फाइनल करना है कि ये पानी लगा देना है और दूसरा पानी हो गया? जी, बेसिकली सर ये मैंने आपसे जिक्र किया कि बूटिंग स्टेज है, जो कि 80 से 90 दिन की जब हमारी फसल होती है, हो गई है, अगर 80 से 90 दिन हो गए तो इसका मतलब ये है कि अब गोब की हालत है। बिल्कुल, और ये सबसे अहम मरहला है, सबसे अहम मरहला है, क्योंकि इस वक्त जो प्लांट ने जितने भी फोटोसिंथेट्स हैं उसको कन्वर्ट करना है सिट्टे की तरफ, सिट्टे ने बाहर निकलना है। तो इस स्टेज पे अगर पानी की कमी हो जाती है, और ये डेफिनेटली ज़िम्मेदार जो है उनको पता होता है और वो देख रहे होते हैं कि ज़मीन की कंडीशन क्या और पानी के लिहाज से बाहर के एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी हैं, तो अगर इस पे पानी मिस हो जाए या लेट हो जाए तो डेफिनेटली जो सिट्टा है उसकी वो अपनी पूरी जो है उसकी लेंथ नहीं डेवलप हो पाती और अल्टीमेटली इस पानी को कहते हैं रज के देना है, टिका के देना है, ऐसे ही एग्जैक्टली उसकी रज के देने की या टिका के देने की भी कोई कैफियत हो सकती है, कैसे? जी, बेसिकली सर इसमें यह है कि 3 एकड़ इंचेस जो है ना, इसमें पानी जो है 3 एकड़ इंचेस जो है ना पानी का हमें जो है उसकी क्वांटिटी उसको मेंटेन रखना होता है। और सेकेंडली सर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे 3 एकड़ इंचेस को थोड़ा सा आसान अल्फाज में 3 एकड़ इंचेस देखिए, हमें पता है कि 1 इंच जो है ना वो हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको अगर 3 इंच, जिस तरह 3 इंच है तो हमारे पास सॉइल की जो सरफेस है उसके ऊपर 3 एकड़ इंचेस तक हमने मेंटेन रखना है पानी का वॉल्यूम जो है, मॉइस्चर या पानी को उसकी जो क्वांटिटी को। और सेकेंडली सर इसमें यह है कि हमारे कुछ दोस्त ऐसा करते हैं एक्सेसिव पानी लगाते हैं गंदम को, वो नुकसानदेह, क्योंकि गंदम में पानी के लिहाज से 3 बड़ी क्रिटिकल स्टेजेस हैं, जिसमें पहली बूटिंग स्टेज, टिलरिंग स्टेज थी जो गुजर गई, जो कि 18 से 25 दिन की थी, और जो सेकंड स्टेज जो इंपॉर्टेंट है वो यही है 80 से 90 दिन की जो बूटिंग स्टेज है। तो इस पे पानी का जो मिस करना है वो पैदावार को 20 से 25% तक नुकसानदेह कर सकता है, को कम कर सकता है। अच्छा। और इसके अलावा जो तीसरा अहम पानी है गंदम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसकी ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज है, जिसको ज़िम्मेदार दूधिया हालत कहता है, और ग्रेन बन रहे होते हैं जितने भी फोटोसिंथेट्स प्लांट्स ने अपने तैयार किए हैं अपने लाइफ साइकिल के अंदर, वो उसने कन्वर्ट करने होते हैं दाने के अंदर। और ये स्टेज जो है ना वो सर आती है मार्च का पहला हफ्ता, जिस वक्त तकरीबन फसल जो है वो 110 से लेके 120 दिन की हो जाती है। और सेकेंडली ये है कि ये यकदम जो हमें पता है कि जो मार्च का पहला हफ्ता है यकदम हमारे टेम्परेचर बढ़ते हैं, और उस वक्त टेम्परेचर में जो राइज़ है वो तकरीबन 5 से 7 सेंटीग्रेड का राइज़ आता है। तो उस स्टेज पे अगर जो है ज़िम्मेदार पानी को डिले करता है या पानी उस टाइम पे मिस कर देता है, तो उससे क्या होता है कि वो जो फोटोसिंथेट्स की जो कन्वर्जन थी टुवर्ड ग्रेन वो उसमें डिले आता है और वो सही तरह नहीं हो पाती, और अल्टीमेटली जब वो सही तरह कन्वर्ट नहीं होंगे, पहुँचेंगे नहीं फोटोसिंथेट्स ग्रेन तक, तो ग्रेन
दाने का साइज़ छोटा रह जाएगा और फार्मर जो है वो उसकी पैदावार में रिडक्शन हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों मरहले, दोनों, दूसरे पानी का और तीसरे पानी का, जी बिल्कुल, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े उस पर इंपॉर्टेंट फोकस रखना चाहिए। इस वक्त भरपूर पानी देना चाहिए और ज़रूरत है तो इसमें डिले नहीं होनी चाहिए, गोब के अमल में ताख़ीर हो सकती है। शहजाद साहब, जड़ी बूटी जो है वो बड़ा थ्रेट्स होती हैं गंदम के लिए, और अमूमन काश्तकार को समझ तो आ गई है कि जड़ी बूटी से निपटना किस तरह है, स्प्रे भी पास बहुत सारे दस्तयाब हैं, लेकिन बहुत सारे काश्तकार कोताही भी कर जाते हैं इसमें। अब इस स्टेज पर जड़ी बूटियों की इतलात क्या हैं कि वेडिसाइड अप्लाई कर रहे हैं लोग, नहीं कर रहे, जड़ी बूटियां हैं कितनी और करना क्या है काश्तकार को? जी शुक्रिया भाई साहब। इस तरह है कि धुंध से पहले जिन लोगों ने पानी लगा लिया और उनकी ज़मीन जो है इस हालत में आ गई कि जड़ी बूटियों का स्प्रे हो सकता है, तो उन्होंने कर लिया, तो वो तो कामयाब हो गए। अच्छा, अब धुंध के दौरान हम भी कोशिश करते हैं रिकमेंड ना करें कि जड़ी बूटियों का कंट्रोल पूरा नहीं मिलता ना उसका। अच्छा, अब चूंकि धूप निकल रही है, क्या वजह क्या होती है कंट्रोल क्यों, स्प्रे इफेक्टिव नहीं होता? जी स्प्रे जो है उसको धूप के उसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो मुकम्मल होगी तो फिर वो उसको जो है ना उसकी अच्छा, वो भी लाजमी है। जी जी, अच्छा ठीक है। तो वो अगर तो चौड़ा पत्ता है उसके ऊपर पूरी स्प्रे डल गई है, ठीक है ना, फिर तो वो मर जाएगा। अगर छोटा पत्ता है, बारीक पत्ता है, तो वो फिर स्प्रे की एफिकेसी वो उतनी नहीं होती। ठीक है। तो अब चूंकि धूप निकल रही है तो गुजारिश ये है कि जहाँ भी धूप निकल रही है तो सॉइल कंडीशंस ऐसी हैं कि उसको स्प्रे किया जा सकता है, तो ज़रूर स्प्रे कर लेना चाहिए। और चौड़े पत्तों की जड़ी बूटियाँ तो शायद सप्रेस हो जाएं, लेकिन जो नैरो लीफ हैं, जो बारीक पत्ते हैं जड़ी बूटियाँ, उनके स्प्रे रह जाएगी जी वो रह जाएंगी। फिर वो उसमें एक और काम होता है कि 2 जड़ी बूटियाँ 3 जड़ी बूटियाँ, लिली है, लिली ऐसी जड़ी बूटी है जो गंदम के साथ साथ चलती रहती है, उसके फिर ठीक है ना। उसके बाद घासनुमा जो बूटियाँ हैं, जब उसकी हार्वेस्टिंग होती है ये भी साथ ही उसके पकती हैं, तो गंदम के साथ ही पकती हैं, तो उनके सीड्स जो है ना वो फिर गंदम में चले जाते हैं। फिर वो नेक्स्ट जितनी भी क्रॉप्स आएंगी उसमें वो किसी न किसी तरीके से एडअप हो जाते हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि एक तो हमारी क्वालिटी गंदम हमारे मार्केट में आए, अगर हमने कहीं एक्सपोर्ट करनी है या हमें लोकल मार्केट खुद में खाने के लिए, तो वो साफ़ सुथरी गंदम होगी। तो इसलिए ये दूसरा ये है कि गंदम की जो फसल है उसको चूँकि ये कम्पीट करती हैं, उसकी पैदावार भी कम होती है। ठीक है। तो इसलिए गंदम के ऊपर जो अगर लोग रह गए हैं, खर्चा हो सकता है कि भाई अगर जड़ी बूटियों को सही कंट्रोल नहीं किया तो कितना पैदावार कम हो सकती है? देखिए जो माहिरीन या रिजल्ट बताते हैं वो तो 30% तक है, लेकिन हमारे पास इतनी इंटेंसिटी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ, लेकिन 5-10% भी अगर उसको कम्पीट करती हैं, उसकी यील्ड को कम करती हैं, तो इसका मतलब ये एसेस कैसे करना है कि भाई जड़ी बूटियों की ये सूरत हाल है, जो इसका थ्रेट का लेवल कैसे हमने अंदाज़ा करना है कि जी इस वक्त जो है ना हमें फौरी तौर पे करना चाहिए, या अभी इसको ठहर के देखें क्या सूरत हाल है क्या? हाँ जी, उसके नहीं, उसका एक जनरल थंब रूल है कि आपके खेत में जड़ी बूटियों का सीड जो है ना जी वो 5 साल 7 साल 10 साल तक वो सॉइल में पड़ा रहता है और उगता रहता है। ये नहीं है कि वो वहाँ जड़ी बूटी खत्म नहीं होता। अगर किसी ने वहाँ कुछ अरसे के लिए ज़मीन खाली छोड़ी है, देन भी वो जड़ी बूटियाँ वहाँ सीड बन गया अगर वहाँ, तो वो पड़ा रहता है। तो इसलिए जड़ी बूटियाँ अगर खेत में नज़र आ रही हैं, ठीक है ना, पर स्क्वायर मीटर उसकी जो भी इंटेंसिटी बनती है, एक स्क्वायर मीटर में देख ले, वहाँ एक तो चौड़े पत्ते वाली कोई 9-10 जड़ी बूटियाँ, लिली है, बथू है, करुंड है, ये ठीक है ना जी। नैरो लीफ वाली, नैरो लीफ की आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना जी। वो आइडेंटिफिकेशन अगर वीड से डिफरेंट किसी ज़मींदारों को पता होता है, ठीक है ना जी। अगर वो 8-10 कहीं आ जाती हैं तो उनको ज़रूर हर सूरत में स्प्रे करना चाहिए। जड़ी बूटियों की स्प्रे के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए, वो इसलिए कि ये फसल को कम्पीट करती है। थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा रहना चाहिए। जी जी। अच्छा, तो ये उसके लिए जो स्प्रे ज़रूरत है वो मार्केट में अवेलेबल है? जी मार्केट में अवेलेबल है, तो नहीं जी मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा ये है कि जो लोकल वहाँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजेंट मौजूद है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन करके बता देगा, जी गाइड भी कर देगा। मज़ीद बात करते हैं, ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम गंदम में बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम गंदम पे बात कर रहे हैं और एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, हम जिक्र कर रहे थे कि जड़ी बूटियों के हवाले से बड़ी एहतियात करनी है और जड़ी बूटियों के हवाले से
चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना। जी बिल्कुल, विजिलेंस होनी चाहिए, आप चेक करते रहें और जहाँ भी ज़रूरत है स्प्रे करें, बर वक्त स्प्रे करें। पानी का मामला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पार्शली डिस्कस किया, लेकिन हम अमूमन जो है हर वक्त इस खदशे का शिकार रहते हैं कि हमारे पास पानी है नहीं, पानी नहीं है जी, पानी की किल्लत है, पानी की किल्लत है। और जैसे ही पानी ज़्यादा आता है, जहाँ भी अवेलेबिलिटी होती है, नहरी पानी भी अगर अवेलेबल है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगा देते हैं खेतों में। ये कोई डैमेजिंग है या कोई बहुत ज़्यादा डैमेजिंग नहीं है, चलें लगा दिया, अगला पानी भी साथ ही पूरा कर दिया, कोई निज़ाम चल जाए? नहीं, देखिए बुखारी, गंदम जो है ना वो वाटर लविंग क्रॉप नहीं है। गंदम को तो पानी की जरूरत होती है, ज़्यादा पानी नहीं, ठीक है। हमारे जिम्मेदार भाई ऐसे करते हैं कि जब ज़मीन तैयार करते हैं तो उसको पूरी तरह लेवल नहीं करते। अगर उसका कोई कोना ऊंचा रह गया है तो उसको इरीगेट करने के लिए बाकी जो उस 10, 15, 20 मरले को इरीगेट करने के लिए बाकी 140 मरले हैं उनमें ओवर इरीगेशन हो जाती है। ठीक है। और सम टाइम ये होता है कि उधर पानी चढ़ाने के लिए जी बिल्कुल वो उस इलाके को हाँ जी, उसका हल ये है कि उस वहाँ जहाँ ऊंची जगह है वहाँ जहाँ पानी अलहदा से इरीगेट कर दें, उसको कोई बन्ना डाल के उसको अलहदा से इरीगेट कर दें, बाकी फसल को डुबोए ना। वो 140 मरले जो है ना उनको डुबो के उसकी सेहत जो है ना उसको ख़राब ना करें। आप हम देखते हैं कि जहाँ ज़्यादा इरीगेशन हो जाती है या पानी ज़्यादा लगता है तो वहाँ फसल जो है पीली हो जाती है। तो वहाँ फसल को पीली अगर नज़र आती है कहीं तो वो उसका हल ये है कि वो NPK जो है ना 20-20-20 उसको फिर फुली 300 ग्राम जो है ना फुली एप्लीकेशन उसकी कर दें। इसकी रीज़न सिर्फ यही पानी की हो सकती है और भी हो सकती है, लेकिन जहाँ आपको जनरल आपको येलोनेस नजर आए ना तो वो ओवर इरिगेशन का इम्पैक्ट होता है। एक तो होता है ना आपको फसल की रंगत लश ग्रीन नहीं नजर आ रही, वो लश ग्रीन तो इसलिए नहीं नजर आ रही वहाँ अगर नाइट्रोजन पूरी नहीं डली, लेकिन यहाँ येलोइंग हो जाती है वहाँ डेफिनेटली। एक तो जब फसल पकती है नीचे वाले पत्ते येलो होते हैं ना, लेकिन एक ओवरऑल लुक येलो नजर आ रही होती है तो वो ओवर इरिगेशन की वजह से होती है। ठीक है ना जी, उसमें हमें एहतियात करनी चाहिए। फिर जब ओवर इरिगेशन होती है तो फिर वो ये फसल दोबारा जब पाँव पे अपने पैरों पे आना है तो उसको टाइम चाहिए। NPK फिर उस वक्त जी उसको ये क्या है, क्या ये तीनों का मरकब, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश, ये तीनों का मरकब है जी। ठीक है ना जी, 300 ग्राम जो है ना एक एकड़ के ऊपर वो फोलियर एप्लीकेशन करते हैं 5 टैंकियों में मिला के। ठीक है, स्प्रे करते जी स्प्रे करते हैं। डॉक्टर साहब ये अहम मामला है, आपकी तहकीक क्या कहती है कि ये NPK अप्लाई कर रहे हैं, रीज़न यही है कि भाई फसल जो है वो पीली हुई है, पानी के अलावा भी कोई रीज़न हो सकती है इसकी? सर बेसिकली इसमें यही है कि अगर पानी के अलावा जिसमें येलोनेस का वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है कि जहाँ पे फसल की बाकियात जो है ना, अगर उन्होंने सही तरह से उनको बाकियात को मिक्सअप नहीं हुआ और टाइम नहीं मिला, ठीक है, खासतौर पर कपास की छटियाँ वगैरह उन्होंने लगाई और उसके बाद यूरिया की एडिशन नहीं की ताकि वो डिकम्पोज, तो वहाँ पे भी येलोनेस हो सकती है। लेकिन बिल्कुल सर ने सही कहा कि हमारे जो ग्रोअर्स हैं वो ये करते हैं कि जी पानी को ज़ाया ना जाने दें, जो भी पानी अवेलेबल है उसको लगा दें। इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते कि ज़मीन को पानी की ज़रूरत है और अपने वेदर कंडीशन को, सॉइल टेक्सचर को नहीं देखते। तो हमें अपने टेक्सचर को सॉइल की कंडीशन के मुताबिक जो है ना जी हमें देखना चाहिए, पानी लगाना चाहिए फसल की ज़रूरत। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसकी क्रिटिकल स्टेजेस हैं, ठीक है, तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि इस क्रिटिकल स्टेजेस जो हैं वो हमारी बूटिंग स्टेज और अब आगे ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज, ये क्रिटिकल स्टेज है, इस पे हमें जो है ना पानी के लिहाज से फोकस करना है। अगर इसके दरमियान में हम समझते हैं कि बिल्कुल ड्राई वेदर हो गया है, खुश्क होगी ज़मीन, तो फिर हम पानी लगाएं ज़रूरत के मुताबिक, अदरवाइज हमें पानी नहीं लगाना चाहिए। ठीक, अब ज़रा गोब को डिस्कस कर लेते हैं जी। गोब को, इस अमल को, ज़ाहिर है ये वो अमल है जिसमें हमें अच्छी पैदावार होनी है, अच्छी होनी है, बुरी होनी है, इसी पर मुनहसर है। तो ये अगर किसी की फसल कमज़ोर रह गई है, अच्छा अभी सिट्टे बनने का अमल नहीं आया लेकिन पहले भी पता लग रहा है कि फसल कमज़ोर रह गई है और इस पर अब जो है सिट्टे अच्छे नहीं बनेंगे या फसल की कैफियत अच्छी है, अगर कमज़ोर रह गई है तो उसको संभालने के लिए क्या हो सकता है कि ताकि गोब के अमल में उसको जो हम कैटर कर लें, जो कुछ गलती पहले हो गई है, वो क्या है ज़रूरी चीज़ें जो कर लें? जी बिल्कुल सर, उसमें जैसा सर ने भी बात की कि NPK का फोलियर स्प्रे है, तो इसके साथ जो है हमारे यहाँ तकरीबन हमारी पाकिस्तान की 50 से 60% ज़मीनें, इवन 70% ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ जिंक की कमी है और इसी तरह तकरीबन 40 से 50% साइड पे बोरान की कमी है। तो जो हमारे ये दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ NPK, तो हमें उसका बोरान और जिंक जो है अगर किसी ने पहले अप्लाई नहीं किया
तो उसकी भी जो है ना वो एप्लीकेशन यहाँ पे करें, फोलियर एप्लीकेशन जो है। और इसी तरह जो है नाइट्रोजन के लिहाज से ये भी फोलियर करनी जी है। फोलियर एप्लीकेशन। इसी तरह जो है नाइट्रोजन के लिहाज से हमें पता है कि इस बोटिंग स्टेज पे हमने नाइट्रोजन की आखिरी जो किस्त है उसका इस्तेमाल करना है। तो अगर वहाँ पे जो है जिंक कोटेड यूरिया जो हमें आजकल मार्केट के अंदर अवेलेबल है, अगर आप उसका इस्तेमाल हमारे ज़मींदार दोस्त कर लेते हैं तो उससे भी पैदावार जो है उसमें उनकी फसल जो है जल्दी जो कमी है वो पूरी हो गई, वो भी पूरी होगी और जो है वो उसकी जो है वो क्रॉप जो है जल्दी रिहेबिलिट हो जाएगी उससे। और इसी तरह सर जिसका भी बात हुई डिजीज़ के लिहाज से या वीड्स के लिहाज से, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो जैसे सर हम कहते हैं ना कि हमारा जो जिम्मेदार है वो स्काउटिंग करता है, उसका फील्ड के अंदर जाना स्काउटिंग है। तो वो अपने जिस तरह वीड्स के लिहाज से वो 1 स्क्वायर मीटर एरिया पे जो है उसको 2 से 3 जगह पे साइड पे जो है उसकी डेंसिटी देख लेता है। तो वहाँ से उसको पता चल जाता है कि जो मेरी वीड्स हैं कौन कौन सी हैं और उनकी इंटेंसिटी किस हिसाब से। तो उस हिसाब से जो है ना फिर जो है वीडीसाइड का इंतखाब करना चाहिए कि हमें, जैसे हमें पता है जो हमारे जो चौड़े पत्ते नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ दुम्बी सिटी, जंगली जाई और जवी, ये तीनों जो है एक बिग प्रॉब्लम है। तो इसकी जो वीड स्काउटिंग कर ली जाए तो फिर जो है उस हिसाब से हम जो है ना बेटर जो है विद रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हम जो है वो अपने वीडीसाइड का इस्तेमाल करेंगे। और डिजीज़ के लिहाज से सर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है फरवरी का महीना जो है, ख़ासतौर पे फरवरी के पहले 15 दिन। तो इसमें जो है वो हमें बड़ा केयरफुल होना होता है कि अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, जैसा सर ने कहा कि टेम्परेचर जल्दी से अगर हम जिस तरह ये अभी चल रहा है ये तो बड़ा बेहतर मौसम है, लेकिन अगर एकदम बिल्कुल हमारे पास जो हमें सनी डेज मिल जाते हैं और टेम्परेचर बढ़ जाता है फरवरी के अंदर, तो फिर जो है हमें बड़ा विजिलेंट हमारे ज़िम्मेदार को रहना चाहिए और वीट की स्काउटिंग भी करे और जो है ना लोकल एक्सपर्ट के साथ उसको देख ले। क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज पे डिजीज़ को अगर आप 25 से 30% तक वो अगर आती है उसको आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज ऑप कर लेते हैं तो उससे आप कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए और उस वक्त हम केयर ना करें तो फिर जो है बड़ा मुश्किल होता है और पैदावार में जो है फिर जो है उसमें 25 से 30% तक जो है उसमें डिक्लाइन भी आ सकता है, कमी भी आ सकती है। शहजाद साहब, हमने बहुत सारी फसलों में देखा कि एक तो कहीं की बड़ी ज़बरदस्त सिमेट्री होती है, फसल एक जैसी खड़ी होती है, लश ग्रीन होती है, कहीं कहीं फसल के कद में बड़ा फ़र्क आ जाता है, ऊपर नीचे होती है। इसकी क्या वजह होती है? अगर वो इस स्टेज पर अगर फसल ऐसे खड़ी है तो कोई ऐसी सूरत है कि हम उसकी हालत बेहतर कर सकें? उसमें डॉक्टर अमजद साहब उसमें जो है ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अच्छा, प्रीवियस क्रॉप कौन सी है, अच्छा, दूसरा उस क्रॉप की ज़मीन की लेवलिंग कैसी है, अच्छा, ये भी अहम है, ये एक बड़ा अहम फैक्टर है। तीसरा ये जो नॉर्मली आप देखेंगे कि ये उन जगहों पे हो गए जहाँ छटा लगता है, छटे से अच्छा, फसल काश्त होती है और फर्टिलाइज़र भी छटे से दी जा रही है, ठीक है ना जी। तो ये इतने सारे फैक्टर्स हैं, इनको वो फील्ड स्पेसिफिक है कि किस फील्ड में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ये सारे मराहिल वो हैं जो बिजाई के वक्त के हैं, जी जी, हाँ जी, कि जमीन की तैयारी कैसी की है, लेवलिंग की है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कैसे की है, ठीक है ना, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करने वाला बंदा कौन सा है जिसने छटा दिया है, ठीक है ना, एप्लीकेटर से कर रहा है, अगर ड्रिल है तो ड्रिल के साथ बैंड प्लेसमेंट ड्रिल है उसके साथ ही फर्टिलाइजर हमने डाल दी है, तो जो एक बेहतरीन आइडियल है। तो ये वो फैक्टर्स हैं। इसमें पानी का भी हो सकता है, पानी ऊपर नीचे अगर पूरा नहीं लगा, कहीं पानी लगा है तो पूरा नहीं लगा, कहीं ज़्यादा पानी लग गया है। तो इस तरह के फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें जो फील्ड है ना वो इवन नहीं नज़र आता। ठीक है, मज़ीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। दोबारा से खुश आमदीद। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और हम गंदम पे बात कर रहे हैं। शहजाद साहब, अब टाइम का जो है वो ज़रा महदूद है, इस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो इस मरहले पर और आगे ज़िम्मेदार को गंदम के हवाले से करनी चाहिए। आप वो बता दें कि जी वो क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, और डॉक्टर साहब से पूछेंगे वो क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनसे बचना चाहिए। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, ऐसे है कि एक तो दूसरा पानी जैसे जैसे लगाते जाते हैं ज़िम्मेदार, अपनी खाद की जो नाइट्रोजन की दूसरी खाद है उसका जो मरहला है ना वो मुकम्मल कर लें। इसके बाद वो ये ना सोचें कि हमने अगले पानी पे किसी पे भी खाद डाल नाइट्रोजन वाला अमल, खाद वाला अमल सारा कंप्लीट कर लें। चाहे उसने नाइट्रोजन डालनी है, चाहे एनपीके चलो बाद में स्प्रे बाद में पानी पाँव ठहरेगा तो फिर होगी ना। अगर उसने जिंक डालनी है, ठीक है ना जी, इसलिए कि ये वो मरहला है जब सिटा बनना है
तो सिट्टे के पौधे के पास जितनी खुराक होगी वो सारे सिट्टे में मुंतकिल हो वो जाएगी, खींच लेगा, इसलिए ज़्यादा से सिट्टे ज़्यादा में। खुराक जी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना जी। दूसरा ये है कि अगर किसी ने जड़ी बूटियों का स्प्रे नहीं किया, दिन खुल रहे हैं, धूप निकल रही है, तो वो जड़ी बूटियों का स्प्रे लाजमी कर लें। तीसरा ये है कि अगर किसी ने फसल उसकी पीली हो गई है तो वो एनपीके का स्प्रे जो है ना वो लाजमी कर ले। हाँ जी, वो लाजमी कर ले, ताकि सिट्टा बनने के वक्त जो अब सिट्टा बन रहा हो तो फसल मुकम्मल तौर पे सेहतमंद हो। पौधे की और सेहत ठीक जी, होगी पौधे तो की सेहत अच्छा, जी बिल्कुल, सिट्टा अच्छा बनेगा। अगर जी, सेहत उसकी खराब होगी तो जी बिल्कुल ऐसे ये हम इस मरहले पे इस हफ्ते में या अगले 15 दिन में जो काम करने वाले हैं। ये शहजाद साहब, दाना फसल बड़ी अच्छी हो रही है जी, अच्छी देखने में बड़ी अच्छी है, पता लगता है दाना छोटा रह गया जी, दाना कमज़ोर रह गया जी, वो फसल इसलिए जो है ना अच्छी नहीं, पैदावार अच्छी नहीं हो सकी। जी, इसकी क्या रीज़न हो जाती है? देखिए, पौधे के दो सोर्स हैं। पहला सोर्स उसने ज़मीन से खुराक लेनी है, दूसरा सनलाइट ने जो कन्वर्ट करनी है खुराक। ठीक है। जितनी ज़मीन में खुराक अच्छी होगी पौधा उतना सेहतमंद होगा और उतना ही दाना अच्छा बनेगा। मसलन आम तौर पे एक सिट्टे में 18 से 22 गुंडियाँ होती हैं। अगर हम फर्टिलाइज़र और उसकी सेहत का ख्याल रखते हैं पौधे की का, तो वो जो स्पाइकलेट्स हैं स्पाइक में वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो 22, 23, 24 तक भी चले जाते हैं। ठीक है। इसी तरह एक गुंडी जो होती है, जो स्पाइकलेट होता है, उसमें नॉर्मली जो ग्रेन्स बनते हैं वो उनकी गुंजाइश 5 की होती है। अच्छा, वो 5 ग्रेन पूरे साइज़ के उस वक्त बनेंगे, 4 तो पूरा साइज़ ले लेते हैं, लेकिन 5वां जो दरमियान में होता है तो साइज़ पूरा नहीं बनता। अच्छा। और जो जैसे हम 135-40 दिन की करते हैं कि फसल 135 दिन, पूरी फसल को पूरा टाइम मिल गया मैच्योर होने में। दूसरा ये है कि उसको हमने फर्टिलाइज़र पूरी दी, आखिर जो दाने बनने हैं उसको खुराक मिलेगी तो वो दाने पूरे साइज़ पूरा बनेगा। और सबसे बड़ा फैक्टर जो तीसरा और चौथा, अगर गर्मी आ जाती तो चौथा पानी, वो हमने प्रॉपरली टाइम पे लगा गया। फसल की जो रिक्वायरमेंट है फास्फोरस की, पोटाश की, जिंक की, वो हमने पूरी कर दी। नाइट्रोजन हमने प्रॉपर टाइम पे दे दी। ज़मीन फर्टाइल है। वो जो दाने बनने हैं ना जी, उसने कंट्रीब्यूट करना है दाने के साइज़ ने और नंबर ऑफ ग्रेन्स ने टूवर्ड्स बेटर यील्ड। तो ये खुराक की जैसे जैसे ज़िम्मेदार बेहतर खुराक करता जाता है पौधे की, उसकी जो यील्ड है ना वो ऑटोमेटिकली इस वक्त बड़ा अहम मरहला है, मतलब वो जो आपने खर्चे कर लिए हैं, बाकी खर्चे से घबराना नहीं है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हाँ जी। हमने उसकी खुराक पूरी करके वो नंबर ऑफ स्पाइकलेट्स भी पूरे करने हैं, नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, और जितने एक स्पाइकलेट में ग्रेन है हमने मैक्सिमम कोशिश करनी कि 5 के 5 हम पूरे साइज़ के ले लें। ये मरला दूसरे पानी का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। तो इस मौके पे हमने बाल सफाई के नाम पे नहरें बंद कर दी है, डैमेजिंग नहीं हो जाएगा? नहीं भाई साहब, ऐसे है कि ये सारा प्लान जो किया गया ना, वो हर इलाके की जो गंदम की फसल काश्त हुई है सामने रख के उसको सामने रख के किया गया। और ये गवर्नमेंट देखें, ये जो बल सफाई या गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव होते हैं ना, ये ऐसे तो नहीं बन जाते। ये पूरी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है और सीएम के विजन के मुताबिक, चूँकि पानी जो नहरों में पानी पूरा होगा तो टेल तक पूरा पानी जाएगा। ठीक है ना जी। टेल वाले बड़े शिकायत करते थे जी हमारे पास पानी नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है ना जी। और ये सारी चीज़ें प्लान करके की गई हैं। और ये जी लोग कह रहे थे कि जी हमारे पास इस वक्त पानी बंद कर देंगे तो फिर कैसे गंदम नहीं, ये देखिए ये सारा सिस्टमेटिक किया गया। मसलन अगर शिशमाई नहर है, ठीक है ना, शिशमाई नहर को अगर हमने बंद किया है तो उसके शेड्यूल के मुताबिक बंद किया है। और जो एनुअल कनाल्स हैं उनकी शेड्यूलिंग इस तरीके से की गई है कि उसकी जो भल सफाई है वो उसकी इरिगेशन को इफेक्ट ना करे। और उसमें ये भी जो है ना, ब्रैकिश वाटर जोन और स्वीट वाटर जोन दोनों को भी मद्देनजर रखा गया, ताकि ब्रैकिश वाटर जोन की प्रायोरिटी पे नहरें जो है ना वो इस तरीके से उनकी भल सफाई हो कि शेड्यूल के मुताबिक उनमें पानी आ जाए, ताकि पानी की कमी ना हो। डॉक्टर साहब, अभी शहजाद साहब ने बताया कि जी वो सारे अवामिल जो करने हैं, जो नहीं करने, जिनसे लाजमी बचना है, वो क्या हैं जो आप बताएं गंदम के काश्तकार? जी बिल्कुल, उसमें सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि जो है ना हमारी दो तीन किस्म की गंदम है। एक तो जैसा सर ने भी बात की कि कुछ ऐसी गंदम है जो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के अंदर लगी, और फिर हमारी मेजॉरिटी गंदम जो है वो नवंबर के अंदर। कुछ ऐसा है जो कुछ एरिया में लोग लेट हो गए, उन्होंने जो है ना वो तो ध्यान में रखिएगा कि गंदम की जो अच्छी पैदावार के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी क्रिटिकल स्टेजेस हैं, वो बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो जब हम लेट काश करते हैं ना, तो वो जो उनका टाइम है, उसका ग्रोथ का टाइम है, वो कम हो जाता है।
तो इस लिहाज से हमें ज़रूर फोकस करना है कि ख़ासतौर पर जिन्होंने कुछ लेट की है गंदम की काश, वो भी ये इस चक्कर में ना रहें कि जैसा नॉर्मल ग्रोअर जो है वो अब नाइट्रोजन की लास्ट सेपलेट अप्लाई कर रहा है, तो वो कहीं पे इस में ना रहें कि नहीं हम तो अभी हमारे पास कुशन है, हमारी गंदम लेट थी, हम लेट जाके जो नाइट्रोजन की किस को अप्लाई करें, तो वो ऐसा नहीं करना। यस, ऐसा नहीं करना। दूसरे नंबर पे सर इसमें जो इंपॉर्टेंट है पानी का, जैसा भी जिक्र हुआ कि पानी को हमने कंप्लीट करना है 90 दिन तक जो है अपनी दूसरी इरिगेशन को, और ख़ासतौर जो लेट काश्त हुई है वहाँ पे तकरीबन 80 दिन पे, तकरीबन 70 से 80 दिन पे जो बूटिंग स्टेज आ जाती है। तो इसको जहन में रखते हुए जो है ना हमने अपनी जो लास्ट जो सेकंड इरिगेशन है इसको जो है वो कंप्लीट करना है। तीसरे नंबर पे सर जो है वो ये है कि ओवर नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करना। जैसा रिकमेंडेड डोज हमारी है नाइट्रोजन की, अगर यूरिया है तो वो हमें तकरीबन 1 बैग जो है पर एकड़ के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना है। दूसरे पानी पे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दे सकते हैं? एक बैग, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर इससे कम भी आधा बैग भी आप दे लेते हैं तो ठीक है, या आधा बैग कम हो जाएगा? सर आधा अवेलेबिलिटी अगर मसला हो रहा हो कहीं। जी, ये डिपेंड सर इसे 1 बैग को हमें लाजमी करना चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने पहले ये इस क्रिटिकल स्टेज पे हमने थर्ड स्प्लिट जो है ना नाइट्रोजन को अप्लाई करना है, वो ऑलमोस्ट यूरिया के लिहाज से 1 बैग है, और अगर आप वहाँ पे जो है वो गुआरा खाद इस्तेमाल करें तो फिर तकरीबन 1.5 से 2 बैग जो है वो आपके 1 एकड़ में बनते हैं। और सेकेंडली सर इसमें यह है कि जो हमारा फरवरी का महीना है वो बड़ा क्रिटिकल है, उसके अंदर हमें 2 चीज़ें जो है उनका बड़ा ख्याल रखना है। एक तो डिजीज़ जिसका भी रस का काफ़ी यहाँ पे डिस्कस हुआ, और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास जो है एफर्ड का अटैक, जिसे हम सुस्त तेला कहते हैं, उसका अटैक होता है। तो उसके लिहाज से बड़ा विजिलेंट रहना है कि वो एक शॉर्ट सी जो है ना जी इसकी एक विंडो होती है इसकी तेले की अटैक की, तो वो 1 आध हफ्ते में अगर हम विजिलेंट ना रहें, जैसा कि हमारा डिपार्टमेंट भी कहता है कि उसमें मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ हैं, रोप ड्रैगिंग है, फिर हमने साथ में जो है वो राय की फसल की जो है साइड पे जो है वो उसको स्ट्रिप क्रॉप लगाई होती है ताकि पेस्ट जो है वो उधर चले जाए और हमारी गंदम की फसल बच जाए। और तीसरे नंबर पे जो है जब आजकल एक और प्रॉब्लम है कट वर्म, जिससे मैं कहते हैं, तो जहाँ पे कहीं पे फार्मर हमारे देखेंगे कट वर्म का, जिसे चोर कीड़ा भी कहा जाता है, काटता है जैसे, तो वहाँ पे अटैक उसका आ रहा है, तो वहाँ पे भी पानी जो है ना खुश ज़मीन होगी तो अटैक ज़्यादा होगा, अगर वहाँ पे लाइट इरीगेशन कर देते हैं तो वहाँ पे उसके प्रॉब्लम से फार्मर बच जाएगा, उसकी गंदम जो है वो कट वर्म के अटैक से बच जाएगी। और तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है फिर हमारे पास वो यही है कि डिज़ीज़ के साथ जो है हमें मार्च का पहला हफ्ता बहुत क्रिटिकल है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, तो इसके अंदर जो है हमने मौसम को, जिससे हम कहते हैं कि अब तो हमारी जो ज़राअत है, हमारी फार्मिंग है, वो मौसम के साथ है कि हमें वेदर की एडवाइजरी पीएमडी हमें रेगुलरली दे रहा होता है, डिपार्टमेंट से भी एडवाइजरी फ्लोट हो रही होती है हमारे फार्मर्स तक, उसको जहन में रखें। जो ही देखें कि टेम्परेचर जो है मार्च के अंदर एकदम बड़ा है, तो वो हमारे पास 5 से 6 दिन का एक विंडो होती है, उसमें हमें जो अपनी जो लास्ट इरीगेशन है जी उसको जो है ना वो कंप्लीट करना है। अगर उसमें डिले करते हैं तो डेफिनेटली डिक्लाइन आएगा। जैसे सर आपने बड़ी डिटेल से भी बात की कि जी ये गंदम का जो हम देखते हैं कि फार्मर बड़ी मेहनत करता है और अच्छी पैदावार आ रही है, बट एट द एंड देखता है कि ग्रेन साइज जो है श्रिंक हो गया और पैदावार में 30% 20% डिक्लाइन है। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि हमारे जो ग्रोअर्स जो है वो मार्च के अंदर जो लेट कर देते हैं गंदम को, पानी की आखिरी पानी की जो एप्लीकेशन है उससे डिक्लाइन आता है पैदावार। मैं आपसे गंदम के जायके को इन्हांस करने के लिए बात करना चाहता था, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फिर किसी वक्त इस पर बात करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने गंदम में बात की, बहुत अहम मरला है। अभी आपको जो अगला स्टेज आ रही है वो गोब का है। गोब ये है कि सिट्टा बनना है गंदम की फसल पे, और सिट्टे से ही आपको पैदावार मिलनी है। तो इस वक्त एहतियात करें, वो सारी एहतियातें जो आपको बताई हैं उनको मद्देनज़र रखें, उन पर अमल करें, और जो काम आपको बताए नहीं करने उनसे बचें ताकि हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।